अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप सब। अच्छा बच्चे, आज हमने जो 12वां चैप्टर है कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984, उसके अंदर सिर्फ एक ही आर्टिकल है, वो है 163। तो लास्ट जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसको मैंने बड़े अच्छे से डिटेल में पॉइंट्स बकायदा निकाल के आप लोगों को जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज भी हम ये जो आर्टिकल है, ये चैप्टर 12 के अंदर डिसीजन ऑफ केस ऑन द बेस ऑफ ओथ, इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है जिसको हमने डिस्कस करना है, यानी हलफनामा की बुनियाद पर मुकदमे का फैसला। ठीक है। तो ये अब चूंकि आर्टिकल वो सॉरी इसके टाइटल से ही ये चीज होती है कि अगर कोई इसका क्रक्स इसके आर्टिकल में जाने से पहले, इसको पढ़ने से पहले, बेर एक्ट को, उर्दू बेर एक्ट को, इंग्लिश बेर एक्ट को पढ़ने से पहले और इसके पॉइंट्स निकालने से पहले एक छोटा सा ब्रीफली मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये होता है कि जब जो है वो कोई पार्टी दावा दायर करती है और वो जो अपना मुद्दा उठाती है, जो क्लेम करती है, ठीक है, उस क्लेम को वो सपोर्ट कर देती है हलफनामे से, एफिडेविट से। ठीक है। तो फिर उसके बदले में जो कोर्ट है वो क्या करती है और उसके इफेक्ट जो है वो डिफेंडेंट पर क्या पड़ते हैं, ये 163 आर्टिकल इस चीज के बारे में ही है। ठीक है। तो इसको हमने थारोली देखना है, आपने गौर से सुनना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक तरह से आप ये कहें कि जो एफिडेविट है उसकी इफेक्टिवनेस को और उसकी इम्पोर्टेंस को भी समहाउ ये डील करता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है कि एक्सेप्टेंस और डिनायल ऑफ क्लेम ऑन ओथ। ठीक है। यानी एक्सेप्टेंस मानना, तस्लीम करना, डिनायल उससे इनकार करना ऑफ क्लेम जो दावा है, जो मुद्दा है, ऑन ओथ हलफनामे की बेस पर। ठीक है। एक मिनट बस, ये देखें, हलफनामा में किए गए दावे की कबूलियत या उससे इनकार। ठीक है। अब इस चीज से रिलेटेड ये जो सेक्शन है, आर्टिकल है, वो डील करता है, जिसको हम साथ साथ उर्दू में देख के फिर साथ साथ जो है वो सॉरी इंग्लिश में पढ़ के उसके बाद उर्दू का भी जो बेर एक्ट है उसको साथ साथ हम देखते जाएंगे। अच्छा, अब ये देखें कि इसमें है कि व्हेन द प्लेंटिफ टेक्स ओथ। जब प्लेंटिफ, अब प्लेंटिफ का आपको पता है, प्लेंटिफ वो बंदा होता है जो दावा दायर करता है पहले नंबर पर। ठीक है। मेरा किसी भी पर्सन के साथ जमीन का झगड़ा हो गया है, ठीक है, चाहे वो मैंने उससे पोजेशन लेनी है, चाहे मैंने उससे जो है वो जमीन बाय की है, जो भी मसला है, वो मेरा किसी के साथ मसला हो गया, मैं पहले कोर्ट में चली गई, मैंने दावा दायर कर दिया, तो मैं क्या बन गई, मैं प्लेंटिफ बन गई। ठीक है। अब जब मैंने दावा दायर किया है ना, वो दावा कैसे दायर होता है, वो दावा क्या होता है, वो एक अनदर बहस है, हम फिलहाल उस बहस में नहीं जाने वाले। ठीक है। वेन द प्लेंटिफ टेक्स ओथ, ओथ का मतलब होता है कसम। अब लॉ की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं हलफ। ठीक है। अब वो कहते हैं कि कोई भी जो प्लेंटिफ है दावा दायर करता है और वो साथ अपना एक हलफनामा, एक कसमनामा, एक एफिडेविट लगा देता है कि भाई जो क्लेम मैं ले रहा हूं, जो दावा मैं कर रहा हूं, उसका मैं हलफनामे की बुनियाद पर बताता हूं कि वो बिल्कुल सच है, या वो एक्सेप्टेंस मैं इस चीज की करता हूं। तो होता क्या है। ठीक है। अब साथ ही वो क्या करता है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ, साथ ही वो ये भी दरखास्त करता है किसको, कोर्ट को। अब जो उसकी जिस कोर्ट में उसका दावा जाता है, ठीक है, अब वो उसको दरखास्त भी देता है कि भाई मैंने हलफ ले लिया। अब जब वो हलफ ले लेता है और साथ ही दरखास्त भी दे देता है कि भाई जो साथ वाला दूसरा मुद्दा अलह है उसको भी बुलाया जाए और उसको भी कहा जाए कि वो जो मैंने ये क्लेम किया है हलफनामे की बेस पर, वो इसको डिनाय करे हलफनामे की बेस पर। तो उस वक्त क्या हो जाता है, द कोर्ट शेल। अब यहाँ देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शैल का मतलब होता है कि वो फिर तब कोर्ट के लिए मैंडेटरी हो जाता है। यानी अगर प्लेंटिफ ने अपने दावे के साथ एफिडेविट नहीं लगाया तो फिर कोर्ट के लिए प्लेंटिफ वो जो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर प्लेंटिफ ने दावे के साथ अपना हलफनामा दे दिया है, ओथ पर क्लेम ले लिया है, साथ एप्लीकेशन भी कोर्ट को दे दिया है कि डिफेंडेंट को बुलाया जाए, तो फिर कोर्ट के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को बुलाए टू डिनाय द क्लेम ऑन ओथ। ठीक है। अब ये मतन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक है। ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और उर्दू का भी पढ़ते हैं, और एंड पे जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है। अच्छा,
अब क्या है, द कोर्ट में पासिस, द कोर्ट में पासिस, यानी अब यहाँ पे वो ऊपर जो थी वो उस वक्त जब प्लेंटिफ जो है वो हलफनामा दे देता है तो उस वक्त कोर्ट जरूर करेगी, कोर्ट के लिए मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी उसकी विल है, मर्जी है, अगर वो मुनासिब समझती है तो कर सकती है ऐसा ऑर्डर पास, अगर वो मुनासिब नहीं कोर्ट समझती तो फिर वो ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं करेगी। द कोर्ट में पास सच ऑर्डर, वो कोई ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है एज टू कॉस्ट, जो खर्चे से मुतल्लिक हो, या फिर अदर मैटर, कोई और अदर दूसरा भी मैटर हो, एज जैसा कि इट मे डीम फिट, जैसा कि उसको मुनासिब लगता है। ठीक है, यानी वो कोर्ट खर्चे से मुतल्लिक कि सपोज कितना खर्चा आया, कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, क्योंकि हमने सीपीसी के अंदर वो कॉस्ट वाला सेक्शन भी पढ़ा ना, 34 35 इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। तो वो जो है वो जिन बच्चों को आता है उसको यहाँ पर समझ आ गई होगी। अच्छा, सेकंड थर्ड नंबर पर है, नथिंग इन दिस आर्टिकल अप्लाइज टू लॉज रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद और अदर क्रिमिनल केसेस। यानी अब ये देखें, एक तो पहली बात है कि ये जो 163 है कंडीशनल क्लॉज है। कंडीशनल क्लॉज कैसे है बेटा, कि वो इस वजह से है कि अगर प्लेंटिफ, मैंने अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और यही अगर आपके दिमाग में बैठ जाती है ना, और यही आपने क्रक्स लिख दिया है तो दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, अब वो कंडीशनल क्लास ऐसे है कि अगर मुद्दई ने, प्लेंटिफ ने, दावा दायर करने वाले बंदे ने हलफ दे दिया अपने दावे के साथ, और साथ ही दरखास्त भी दे दी कि भाई मुद्दई, मुद्दा अलैह जो है, डिफेंडेंट जो है उसको भी बुलाओ और उससे भी हलफनामा लो कि वो जैसे मैंने क्लेम की एक्सेप्टेंस में हलफनामा दिया है वो इसके डिनायल में हलफनामा दे, तो तब कोर्ट के लिए जो है वो मैंडेटरी हो जाता है। इस वजह से उसको कंडीशनल क्लॉज का मैंने नाम दिया। ठीक है, दूसरा है इसकी एप्लीकेशन जो होती है वो सिविल केसेस में होती है, ना जो हदूद केसेस में होती है और ना क्रिमिनल केसेस में होती है। अब एक चीज है, जैसे आप एडीए का कोई एग्जाम देते हैं, ये एडीपीपी का एग्जाम देते हैं, और क्यूएसओ वाले जो है पोर्शन, उसके अंदर अगर एग्जामिनर आपसे एमसीक्यूज पूछ ले कि 163 आर्टिकल ऑफ क्यूएसओ अप्लाइज ऑन क्रिमिनल केसेस, तो इज इट ट्रू और फॉल्स, तो ये इट विल बी फॉल्स। ठीक है, इट विल बी फॉल्स, ये ट्रू नहीं होगा अगर आपका सेक्शन 13 जो 63 आर्टिकल है उसके ऊपर ग्रिप है। और दूसरा है एफिडेविट इन रिस्पॉन्स ऑफ एफिडेविट, अंडरस्टूड है, अगर प्लेंटिफ एफिडेविट देगा तो डिफेंडेंट को देना पड़ेगा, अगर प्लेंटिफ ने नहीं अपने क्लेम को एफिडेविट पर एक्सेप्ट किया तो फिर कोर्ट मजबूर नहीं कर सकती डिफेंडेंट को कि वो एफिडेविट दे, अदरवाइज इन अनदर केसेस। ठीक है, वो जो भी होती हूँ। ठीक है, अच्छा अब जो है वो हम जरा इसको उर्दू में भी पढ़ लेते हैं। अब उर्दू में देखिए, उर्दू में क्या लिखा हुआ है कि जब कोई मुद्दई अपने दावे की तायीद में हल्फ उठाए तो अदालत मुद्दई की दरखास्त पर मुद्दा अलैह को तलब करके दावे से हल्फन इनकार करने को कहेगी। ठीक है, मैंडेटरी हो गया। दूसरा, अब कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि अदालत खर्चा या दीगर मामला से मुतल्लिक कोई ऐसे अहकाम या ऑर्डर जारी कर सकेगी जो वो मुनासिब समझती हो, यानी यहाँ पर इस बेस पर जो है वो कोर्ट के पास ये इख्तियार हासिल है। और दूसरा, यहाँ पे थर्ड के अंदर उन्होंने बताया हुआ कि ये क्रिमिनल केसेस और हदूद केसेस में इसका जो इतलाक है इस आर्टिकल का वो नहीं होगा, ये सिर्फ सिविल केसेस में ही होगा। तो ये बहुत आसान है, सादा लफ्जों में है। असल में मैं इसकी कमेंट्री में नहीं गई, मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं गई, क्योंकि उसकी रीजन ये होती है कि जितने भी हम जो है वो एग्जाम्स देते हैं, हमारे लिए एक सबसे बेहतरीन जो कंपलसरी है वो ये है कि हमारी ग्रिप होनी चाहिए आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, सेक्शन के ऊपर। अगर हमारी बेयर एक्ट के ऊपर ग्रिप है ना, और हमें आर्टिकल का पता है, ठीक है, कि ये आर्टिकल क्या कहता है, ये प्रोविजन क्या कहती है, तो फिर जो है वो हमारे लिए किसी भी एग्जाम को पास करना, या जिस तरह मुझे एग्जामिनर घुमा के दे ले उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होता। तो मेरी ट्राई ये है, बाकी फिर भी अगर आपको कोई मेरी बात समझ ना आई हो या कुछ ऐसा हो जो आप एडिशनल चाहते हो कि मैं अपने लेक्चर्स में ऐड करूं, वो जो है वो आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, और दूसरा जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जजाकल्लाह खैर, स्टे ब्लेस्ड।